हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पेक्ट विजन। दिस साइड राजेश हियर। तो पिछला क्लास सभी को क्रिस्टल क्लियर है। पिछले क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन किए थे, दो लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, और वहां पे हम लोग किसका क्वेश्चन किए थे? आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। और वहां पे आपको नलिटी आना चाहिए। नलिटी क्या होता है, नलिटी क्या होता है, साथ ही साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद से नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना होता है। अगर नलिटी अपने पास 1 है तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल क्या हो जाएगा? बेसिकली 1 हमको लेना पड़ेगा। और जब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल 1 हम लेंगे तो उस केस में वहाँ पे एक हमें क्या मिलेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। अगर नलिटी 2 है तो हमें नंबर ऑफ कितने फ्री वेरिएबल लेने पड़ेंगे? 2, K1 K2 C1 C2 ऐसे करके ले ले। और वहां पे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट अपने को क्या मिलेगा? आइगन वेक्टर मिलेगा। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग क्या किए थे? इसके साथ ही साथ क्या किए थे? कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई किए थे, और वहां पे हम लोग क्या निकाले थे? तो इनवर्स फाइंड कर लिए थे। ये सारी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब हमारे पास कौन कौन सा प्रॉब्लम बचा हुआ है? तो रैंक वाले प्रॉब्लम बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मल फॉर्म का यूज करके रैंक निकालते हैं, रो इक्सेलन फॉर्म का यूज करके रैंक निकालते हैं, और साथ ही साथ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स और अर्थोगोनल। अर्थोगोनल कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, ये चीज़ें हम अपने पास बचा हुआ है। मैट्रिक्स में ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, एक एक पॉइंट जरा ध्यान से देखते जाइएगा। तो आज के क्लास में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या सीखेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या क्या होता है, तो ये दोनों बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो होता है होमोजीनियस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अपने को दो चीजें पढ़ने हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम लिख रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अपने को दो चीजें पढ़ने हैं। पहली बात यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? होमोजीनियस। और दूसरी बात लिख रहे हैं नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे लिख रहे हैं होमोजीनियस, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं? नॉन होमोजीनियस। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। और यहाँ पे क्या होता है समझिएगा। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, होमोजीनियस में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है अपने पास ax इज इक्वल टू ये 0 होता है। और यहाँ पे क्या होता है अपने पास नॉन होमोजीनियस में? ax इज इक्वल टू बी होता है। ax इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या लिख दे? बी लिख देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना अपने पास, ये जो इक्वेशन है ना, ये 0 है और ये क्या है? बी है। तो इससे होमोजीनियस बोलेंगे, और इससे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में ना अपने को दो वैरायटी मिलेगा, समझिएगा जरा। यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ क्या? इक्वेशन। समझिएगा जरा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ना अपने पास दो टाइप का यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिलेगा। एक तो कंसिस्टेंट होगा, और दूसरी बात क्या कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे भी अपने पास दो वैरायटी का सॉल्यूशन है। पहला बात क्या डिस्कस कर रहे हैं आपसे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? एक तो बात लिखेंगे कंसिस्टेंट, और दूसरा बात क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्या? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस में, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट समझिएगा जरा। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है ना, यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये बराबर नहीं होता है किसके? रैंक ऑफ बी के। रैंक ऑफ ए इज टू बी बराबर नहीं होता है किसके? रैंक ऑफ बी को हटा करके यहाँ पे क्या लिख दें? रैंक ऑफ ए। जरा ध्यान से देखिएगा।
तो रैंक ऑफ ए इज टू बी बराबर नहीं होता है रैंक ऑफ ए के। तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो अपने पास सॉल्यूशन मिलता है ना, तो ये क्या सॉल्यूशन मिलता है, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है अपने को, इस केस में अपने पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इस केस में अपने पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जरा ध्यान से देखिएगा, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है ना, रैंक ऑफ ए इज टू बी ये बराबर नहीं होता है रैंक ऑफ ए की। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इस पे मैक्सिमम कई सारे हम लोग क्वेश्चन भी क्लास में सॉल्व किए हुए हैं, तो आप लोग सभी को एकदम अच्छे से कंफर्टेबल होंगे। रैंक ऑफ ए इज टू बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा, उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं कंसिस्टेंट के बारे में, जरा डिस्कशन करते हैं, समझिएगा जरा। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगला पॉइंट है अपने पास, ये है कंसिस्टेंट। समझिएगा जरा, कंसिस्टेंट में क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज टू बी ये बराबर होगा रैंक ऑफ ए के। और जब ये रैंक ऑफ ए इज टू बी रैंक ऑफ ए के बराबर होगा ना, तो यहाँ पे दो वैरायटी का सॉल्यूशन आएगा अपने पास, एक तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा और दूसरा क्या मिलेगा अपने को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा हो सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा, कि नंबर ऑफ वेरिएबल अपने पास क्या है, 3 है, और रैंक ऑफ ए इज टू बी रैंक ऑफ ए ये 3 आ गया। तो अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आता है तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल अपने पास 3 है और रैंक 2 आ गया, तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझिएगा जरा, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम 2 केस लेकर चल रहे हैं। इसके अंदर कंसिस्टेंट में 2 बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, समझिएगा जरा। और 2 बातें में क्या क्या होगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिख रहे हैं ना, रैंक ऑफ ए इज टू बी ये बराबर है रैंक ऑफ ए के। ये बराबर किसके, बेसिकली रैंक ऑफ ए के, और इससे ज़्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा ना, यहाँ पे क्या लिखें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे क्या मिलेगा, आर हैविंग, यहाँ पे क्या लिखे, आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट है, जब सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट है, तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस में इसको बोलेंगे क्या, कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये याद रखिएगा वर्ड, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यहाँ पे अगली बात हम क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, रैंक ऑफ ए इज टू बी ये बराबर है रैंक ऑफ ए के, और ये बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल के। तो यहाँ पे जो होगा ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर हैविंग फाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर हैविंग क्या, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, यूनिक सॉल्यूशन ना। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखिएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, तो ये हमारा क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये सारी बातें क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, तो अपने पास सर 2 वैरायटी होता है, एक तो होमोजीनियस का होता है, दूसरा नॉन होमोजीनियस का होता है। अपने पास जो नॉन होमोजीनियस होता है, इसमें भी 2 वैरायटी होता है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में सर रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, और ये रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। रैंक ऑफ ए इज टू बी ये बराबर नहीं होगा रैंक ऑफ ए के,
तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा सर, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे जहाँ पे रैंक ऑफ ए इज टू बी बराबर होगा रैंक ऑफ ए के, तो इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे दो वैरायटी का सॉल्यूशन होगा, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और दूसरा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बेसिकली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइए सभी कोई, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से वहाँ पे ऐसा पूछ सकता है क्या कि जैसे आपको पूछ दिया वहाँ पे कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसे करके ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, कैसे भी करके आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू क्या होगा, देन फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना, यहाँ पे कंसिस्टेंट भी दे सकता है। और जब कंसिस्टेंट देगा तो दो वैरायटी मिलेगा अपने को, दो केस निकालेंगे क्या कि यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक तो क्या यूनिक सॉल्यूशन और एक क्या बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो दोनों के लिए अलग अलग अपना आंसर आएगा। और दूसरा बात क्या कि यहाँ पे इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन दिया है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख सकता है नो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख सकता है यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसे भी करके, अब ये नहीं सोचिएगा कि एग्जैक्ट डाटा सेम होगा, हाँ, लेकिन आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए कि अपने को कैसे सॉल्व करने हैं, क्या सिनारियो होता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यहाँ पे क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और क्लास में इसे हम लोग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन किए हैं, जहाँ तक आपको याद हो तो। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो ये देखने से लग रहा है ना कि ये सर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और जब ये नॉन होमोजीनियस, ये कैसा इक्वेशन है अपना, ये वैरायटी कौन सा है, तो यहाँ पे लिखते हैं नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है बेसिकली, तो ये है सर अपना नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और जब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, डैट मीन्स अपना क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी कर देना। ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, बी आ गया। जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखे, ये आ गया अपने पास 1 1 1 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 3 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, और क्या आ गया अपने पास 1 2 ए, 1 आ गया, 2 आ गया, ए आ गया। समझिएगा जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, x आ गया, y आ गया, और क्या आ गया, z आ गया। और यहाँ पे क्या, b के जगह पे क्या लिखे, तो 5 9 b, यहाँ पे क्या लिखे, ये आ गया 5, ये आ गया 9, और ये क्या आ गया अपने पास, b आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया अपने पास क्या, ये हो गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, अभी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। इसको आर्गुमेंटेड के फॉर्म में लिखते हैं, अगला स्लाइड में चलते हैं, और इसको लिखते हैं आर्गुमेंटेड के फॉर्म में, ए इज टू बी। जरा ध्यान से समझिएगा, इसको लिख रहे हैं इस फॉर्म में, मैट्रिक्स ऑफ ए इज टू बी। ये क्या आ जाएगा अपने पास, 1 1 1 इज टू 5 ना, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 1 1 इज टू क्या, 5। समझिएगा जरा, इस साइड लिखते हैं ताकि और क्लैरिटी स्पेस मिलेगा अपने को। ये आ गया a इज टू बी, यहाँ पे क्या आया था अपने पास 1 1 1 इज टू 5। जरा ध्यान से देखिएगा, अगला क्या था, ये तो हो गया ना अपने पास 1 1 1 इज टू 5। अगला क्या था, इसको जरा देख लेते हैं, ये है 1 3 3 इज टू 9। यहाँ पे लिखते हैं 1 3 3 इज टू 9। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। और अगला क्या था अपने पास, 1 2 a इज टू बी ना, 1 2, और क्या था अपने पास, a इज टू बी। देखिए जरा चेक करिए, क्या यही है क्या, 1 2 a और b। तो इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में तो हमने लिख दिया।
इसको किसके फॉर्म में लिख दिया, बेसिकली आर्गुमेंटेड के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करें, अब क्या करें सर, एक काम करो सर, यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ सर, इसको जीरो बनाओ सर, इसको जीरो बनाओ, रो एक्सेलन फॉर्म वाला काम करें। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, R2 गोज टू R2 माइनस R1, जरा समझिएगा यहाँ पे क्या लिखे, A इज टू बी ना, ये बन रहा है अपना आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, समझिएगा जरा, ये है 1, ये है 1, ये 1:5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1, ये 3, ये 3:9, और यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये a है ना, a में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा a - 1, जरा ध्यान से देखिएगा, इज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b - का 5 हो जाएगा। ये सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब क्या करते हैं ना, अब अगला ऑपरेशन लगाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, R2 गोज टू, अरे 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 रुकिएगा जरा, यहाँ पे ऑपरेशन हम क्या लगा दिए हैं, R3 गोज टू R3 माइनस R1, R3 गोज टू क्या, R3 माइनस R1, ये R3 में से R1 को घटा रहे हैं, 1 - 1 0, 2 - 1, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a - 1, a - 1 आ गया, और ये b माइनस क्या आ गया, 5 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला ऑपरेशन क्या लिख रहे हैं, R2 गोज टू R2 माइनस R1, समझिएगा जरा, और ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखे ना, ये A इज टू B, समझिएगा एक एक पॉइंट को। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 1 1 1:5, यहाँ पे 1 - 1 0 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, 3 - 1 क्या आ गया, 2 आ गया ना, 3 - 1 क्या आ गया, 2 आ गया, 9 - 5 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, a - 1 इज टू b माइनस क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब क्या करें, अब क्या करें, समझिएगा जरा। अब क्या करते हैं ना, एक और ऑपरेशन लगाते हैं, और इस भाई साहब ये 1 जो दिख रहा है ना, इसको जीरो करने का कोशिश करते हैं। तो ये जीरो कब होगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या कर दे, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला स्टेप समझिएगा जरा, यहाँ पे एक ऑपरेशन लिख रहे हैं, a इज टू बी, a इज टू बी, और यहाँ पे क्या किया हम कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, R3, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, R3 गोज टू 3R3, समझिएगा जरा। तो इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 1 आ गया, 1 आ गया, 1:5 आ गया, और अगला क्या आ जाएगा, 0 आ गया, 2 आ गया, 2:4 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे 2a माइनस का 2 आ गया इज टू 2b, अब माइनस क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लिखे हैं 10, समझिएगा जरा, 2b माइनस का 10, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या। अब क्या करते हैं ना, अगला स्टेप में चलते हैं। अब हम लोग अपने को क्या करने, a इज टू बी लिखने हैं। तो a इज टू बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझिएगा जरा, a इज टू बी यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये 1 1 1:5 ना, तो यहाँ पे लिखते हैं एज इट इज, 1 आ गया, 1 आ गया, 1:5, समझिएगा जरा। अगला स्टेप में अब क्या लिखें, अब क्या लिखें, 0 2 2:4, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 0 2 2 क्या 4। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा अपने पास, 0 2 और 0, अपने पास क्या आ गया, 0 2 2a - 2 और 2b - 10, तो यहाँ पे आ गया 0 2, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे 2 ना, तो ये 2a - 2 आ जाएगा, और ये 2b माइनस क्या आ गया, 10 आ गया। 2b माइनस यहाँ पे क्या आया था अपने पास, 10 आया था ना। अब क्या कर रहे हैं समझिएगा जरा, अगला स्टेप को समझिएगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब क्या कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R3 गोज टू R3 माइनस R2। इसका फायदा क्या होगा कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ से निकाल लेते हैं a इज टू बी, तो ये आ गया अपने पास a आर्गुमेंटेड b 1 1 1:5, और क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया, 2 आ गया, 2:4 आ गया,
और क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 2a ये -2 तो ये क्या आ गया, 2a - 4 आ गया इज 2। ये 2b - 14 आ गया, यहाँ पे क्या लिखे 2b, और यहाँ पे आ गया अपने पास क्या, तो यहाँ पे आ गया -14। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है ना। अब यहाँ पे है क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, और फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जरा समझिएगा। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो यहां पे सर यही न होता है कि रैंक ऑफ ए इज टू बी बराबर होगा रैंक ऑफ ए के, और नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया होल्ड करता है, इस केस में क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। समझिएगा जरा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो इस केस में क्या होगा कि ये टोटल, ये जो अपने पास ये रो दिख रहा है ना, ये कंप्लीट इसको 0 होना पड़ेगा, तभी तो इसका क्या बेसिकली ये कंप्लीट रो जब 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट रो क्या हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये 2 रो बच गया ना, तो ये भी 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, एक्स वाई जेड, तो नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो गया। रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो गया, रैंक ऑफ बी हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 2a - 4 क्या होगा, 0 होगा, और 2b - 14 भी 0 होगा। 2a यहाँ पे क्या लिखे, 2a - 4 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2 आ गया। और क्या हो जाएगा, 2b - 14 इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 14/2 आ गया, और b इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। ये बात क्लियर है क्या, a इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, और b इक्वल टू 7 होगा। जब a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 7 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रैंक कितना के बराबर आ गया, तो रैंक आ गया अपने पास 2 के बराबर ना। जरा ध्यान से देखिएगा, इस केस में जैसे यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 - 4 0, 7 डालेंगे 14 - 14 0, तो इसका रैंक कितना आ गया अपने पास, तो रैंक ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और ये किसके बराबर आ गया, ये 2 के बराबर आ गया ना। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, और ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कैसा होगा बेसिकली कंसिस्टेंट। अगर आपसे ये बात पूछा जाए, अगर नो सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तब क्या करिएगा, ये एक्स्ट्रा में कुछ बातें लिख रहे हैं, समझिएगा जरा। यहाँ पे पूछा जाए अगर आपसे नो सॉल्यूशन, उस केस में क्या करिएगा, तो उस केस में सर रैंक ऑफ ए इज टू बी ये बराबर नहीं होगा रैंक ऑफ ए के। ये बात क्लियर है क्या, तो हम क्या करें, एक काम करें ना, एक काम ये करते हैं, समझिएगा जरा, ये इसको 0 कर दें, ये 2a - 4 को अगर 0 कर देते हैं तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा, मतलब रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगा, और इसको 0 नहीं करते हैं 2b - 14 का, मतलब ये कंप्लीट 0 नहीं हुआ। और जब ये कंप्लीट 0 नहीं हुआ तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा, और रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 2a - 4 हम क्या किए ना, यहाँ पे क्या किए, 2a - 4 को हमने 0 कर दिया, a बराबर 2 लिख लिया। और एक काम क्या किया जरा समझिएगा, 2b - 14 को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, b नॉट इक्वल टू 7 कर दिया। तो ये अगर b 7 के बराबर नहीं होगा, a 2 के बराबर होगा, तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रैंक ऑफ a इज टू b ये आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा, और रैंक ऑफ a क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रैंक ऑफ ए इज टू बी ये क्या आ जाएगा अपने पास, जरा ध्यान से देखिएगा, रैंक ऑफ ए इज टू बी, अगर ये 0 नहीं किए, इसको 0 के बराबर हम नहीं किए, तो ये एक एलिमेंट बच गया ना, मतलब ये कंप्लीट रो 0 नहीं हुआ इस तो ए इज टू बी के लिए, तो इसका रैंक तो 3 आ गया। लेकिन रैंक ऑफ ए देखिए, ए तो सिर्फ अपना यही है, तो इसमें इसको तो हमने 0 कर दिया, 0 कर दिया, तो ये कंप्लीट इसके लिए ए के लिए पूरा 0 हो गया, 2 रो बचा।
अब जो दो को रो बचा है तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोनों बराबर नहीं है तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो ये हो गया क्या अपना नो सॉल्यूशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे बेसिकली हम लोग, इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट। समझिएगा जरा अगला बातें क्या लिख रहे हैं, अगला बात क्या लिख रहे हैं समझिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्या हो गया अपने पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट। और यहीं पे एक बात और मिल जाएगा क्या, सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे सर रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये बराबर होगा रैंक ऑफ ए के, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ वेरिएबल के। मतलब क्या, 2a माइनस 4 ये भी 0 नहीं होगा, 2b माइनस 14 ये भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। मतलब a नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो ये जब दोनों a भी 0 नहीं हुआ, b भी, अगर ये 0 हो जाए तो चलेगा। अगर ये 0 हो जाए ना तो रैंक ऑफ ए तो अपने पास 2 है 3 है ना, रैंक ऑफ ए इज टू बी, इसको 0 होने से फर्क पड़ेगा लेकिन इसको 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में अपने को क्या मिलेगा बेसिकली, इस केस में अपने को क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा बेसिकली, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो मुझे लगता है ये सारी बातें क्लियर हो गया आपको, यह सारी बातें क्लियर हो गया आपको। जरा ध्यान से देखते जाइए। और ये सारी पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, एक एक बात हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। जरा ध्यान से देखते जाइए एक एक बात। यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये हो गया हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आपको ना कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल, ऐसा कोई भी वर्ड देना तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। मन के अंदर, आत्मा के अंदर छप जाने चाहिए सारी बातें और मन से आवाज़ आना चाहिए। करते जाइए जरा सभी कोई। चलिए जरा, यहां तक हो गया क्या सारी बातें, यहां तक हो गया क्या? जरा ध्यान से करते जाइए सभी कोई। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन सॉल्व इजीली, आप लोग से बनना ही बनना चाहिए। चलिए ये टॉपिक तो हम लोग कर लिए, ये टॉपिक तो हम लोग कर लिए। अब दूसरा टॉपिक है यहाँ पे डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, समझिएगा जरा। -2, 2 और -3 है, 2, 1 और -6 है, -1, -2 और 0 है। चलिए जरा देखिए, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे ना, जो हम लोग इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे ना, इस क्वेश्चन का जो हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे और जब इसका हम लोग डायगोनलाइजेशन करेंगे तो जो डायगोनलाइजेशन लास्ट में अपने पास जो डायगोनल फॉर्म आएगा ना, तो वो आइगन वैल्यू ही आना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और इसमें बातें जो हम लोग करेंगे ना वो भी काफ़ी लॉजिकल बातें होगा। जरा ध्यान से देखिएगा और बहुत सारा चीज़ है कि जो आपको आता होगा, जरा ध्यान से देखते जाइएगा सारी बातें को और प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर तक होगा। चलिए जरा डायगोनलाइजेशन करना है ना, तो प्रोसीजर क्या होगा सर, प्रोसीजर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालेंगे। जो आइगन वेक्टर निकलेगा ना तो उससे नया एक मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे, नया एक मैट्रिक्स बनाएंगे, न्यू मॉडल मैट्रिक्स। अब न्यू मॉडल मैट्रिक्स बना करके वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बेसिकली, वहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, न्यू मॉडल मैट्रिक्स बना लिए ना, फिर हम लोग इन्वर्स फाइंड करके वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चीज़ें क्लियर होते जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो लास्ट में आंसर आएगा ना
तो इसका जो आइगन वैल्यू आएगा वही उसके प्रिंसिपल डायगोनल में होगा। जैसे डायगोनलाइजेशन हम कर रहे हैं, इसका आइगन वैल्यू आया तो वही एग्जैक्ट प्रिंसिपल डायगोनल में होना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज क्या है, इनकरेक्ट है। तो फंडामेंटल बातें तो क्लियर हो गया। अब आइए जरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको सिर्फ डायगोनलाइजेशन बोले ना, फिर भी यही बात करिएगा जो हम लोग कर रहे हैं, जो अभी हम लोग करेंगे। अगर बोल दिया डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कुछ भी लिखे ना तो आप लोग को बेसिकली यही करने हैं। अगर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया तो भी गुड है, अदरवाइज ये वर्ड नहीं लिखता है फिर भी आपको डायगोनलाइजेशन ऐसे ही करने हैं जो प्रोसीजर हम आपको क्या बता रहे हैं। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, और काफ़ी इजी है, लॉजिकल है। अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने आता है देन यू कैन सॉल्व इजीली। इसको हम रिलेट करेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, और क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं, आपको काफ़ी अच्छे से क्लास में कराए हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। चलिए जरा स्टेप नंबर 1 में क्या करें, स्टेप नंबर 1 में क्या करें, सबसे पहला काम हम लोग क्या करें स्टेप नंबर 1 में। आइए जरा स्टेप नंबर 1 में आते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखे, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, ये बात क्लियर है क्या, इज इक्वल टू 0 ना, यहाँ पे तो 0 ही है, ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का लेमडा 2 माइनस का 3, ये 2 हो गया, ये हो गया 1 माइनस लेमडा, ये हो गया माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस 2 हो गया, 0 माइनस क्या हो गया, लेमडा हो गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं, समझिएगा जरा, ये आ गया x1, ये आ गया x2, और ये क्या आ गया, x3 आ गया। और यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ पे आ गया 0 0, और क्या आ गया, 0 आ गया, ये 0 आ गया, 0 आ गया, और क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, ये क्या कर लिया, बेसिकली फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करने हैं, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें प्रॉपर एकदम एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 हो गया, यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं स्टेप नंबर 2। इसको फिर से लिखना पड़ता है, इसीलिए हमने अवॉइड किए इसको। जरा ध्यान से देखिए, अगला स्लाइड में नहीं गए, यहीं पे लिख रहे हैं हम लोग सारी बातें। अब ये ना सारी बातें आपको आता है, ऐसा कोई भी हम बात नहीं बोलेंगे जो कि आपको नहीं आता है, और सारी बातें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट को 0 कर देना, किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइगन वैल्यू। यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइगन वैल्यू। ये बात क्लियर हुआ क्या, आइगन वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट रिलेटेड एक ऑपरेशन कर लेते हैं। ये जरा ध्यान से देखिए, अब फॉर्मूला लगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या होता है आइगन वैल्यू के लिए, लेमडा क्यू माइनस, यहाँ पे क्या लिखे, ट्रेस ना, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, इंटू लेमडा स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या लिखे, माइनर इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये सारी बातें क्लियर है क्या, ये सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिए। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताइए जरा क्या आ रहा है, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं ना। इसका डिटर्मिनेंट जरा सॉल्व करके बताइए। इसको हम लोग कल के क्लास में किए थे, याद है क्या सारी बातें, अरे कल के क्लास में ये क्वेश्चन एज इट इज हम लोग किए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को क्या करने थे, तो वहाँ पे हम लोग को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने थे। यहाँ पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो निकालने हैं, साथ ही साथ ऑर्थोगोनलाइज भी करने हैं। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था बताइए जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ रहा था अपने पास, इसको सॉल्व करने पे, सॉल्व करते हैं जरा, ये गया अपने पास माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा -12, ये प्लस का 12 हो जाएगा, -2 + 12, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया -4, यहाँ पे हो गया क्या 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, आप सेकेंडरी डायगोनल पे जाए ना, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल में।
ये डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 45 ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या 45। जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं पे लिखते जाते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या 45 आ रहा है। ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सर सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसका ट्रेस निकाल लेते हैं, -2 और +1 -0, -2 +1 क्या प्लस का 0, ये क्या आ गया -1 आ गया ना। ट्रेस भी निकाल लिया हम लोग, ट्रेस निकाल लिए, डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब माइनर किसका निकालना होता है, तो ये इस पोजीशन का, ये कौन सा पोजीशन है A11, ये कौन सा पोजीशन है A22, ये कौन सा पोजीशन है A33। तो हम लोग जो भी माइनर निकालेंगे ना, तो ये बात याद रखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल का, किसका निकालेंगे प्रिंसिपल डायगोनल का। सारे माइनर को निकाल करके हम लोग सम कर देंगे। इसमें जितना भी माइनर आएगा ना, सारे माइनर को निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे हम लोग सम कर देंगे। तो अपने पास माइनर कितना आया था, यहाँ पे लिख रहे हैं माइनर, यहाँ पे क्या M11 प्लस M22 और प्लस क्या M33। जरा ध्यान से देखिएगा, इन सभी माइनर को निकालें तो कितना आएगा, ये इसके लिए ये जाएगा, ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये 6 2 जा, तो ये हो गया 12, यहाँ पे ये जाएगा ना, ये 0 हो गया, ये हो गया 12 ना, ये हो गया -12 हो गया। इसके लिए निकालते ये जाएगा, जिस रो जिस कॉलम में वो चला जाएगा ना, इससे 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसके लिए ये जाएगा -2 -4, ये क्या हो जाएगा अपने पास -6 हो जाएगा। ये कितना आ गया -21, क्या ये कितना आ गया, माइनर कितना आ गया, सबको ऐड करने पे -12 -3 -6, ये आ गया -21। ये क्या आ गया -21। डिटर्मिनेंट निकाल लिए, ट्रेस निकाल लिए, और क्या निकाल लिए माइनर निकाल लिए। अब आइए जरा अगला पॉइंट पे बात करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। क्या इक्वेशन होता है, तो ये होता है सर लेमडा का क्यूब माइनस ट्रेस ना इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस माइनर इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। समझिएगा जरा, यहां पे ये हो गया ना अपने पास, ये आ गया लेमडा का क्यूब माइनस ट्रेस कितना है, ट्रेस कितना है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास -1 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस माइनर कितना है अपने पास -21 ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -21 इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -45 ना, तो यहाँ पे क्या हो गया -45 बराबर 0। ये सारी बातें क्लियर है क्या, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर -21 लेमडा -45 बराबर क्या 0। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अपने पास 3 रूट्स आएगा, क्या लेमडा इक्वल टू -3 -3 और 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आइगन वैल्यू। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली आइगन वैल्यू। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए सभी कोई, यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग किसके कैलकुलेशन पे, आइगन वेक्टर के। आइगन वेक्टर के पहले कैलकुलेशन कर लें, जरा समझिएगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइगन वेक्टर, समझिएगा जरा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइगन वेक्टर के कैलकुलेशन के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब आइगन वेक्टर को अपने को कैलकुलेट करने हैं, फिर क्या करें, यहाँ पे सारा पॉइंट यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पे क्या था अपने पास, यहाँ पे पुट कर दे -2 माइनस लेमडा 2 और -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस लेमडा 2 और -3। समझिएगा जरा, इसके बाद लेमडा का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, -2 माइनस लेमडा आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया।
ये आ गया 2 1 माइनस लेमडा माइनस 6, 2 1 माइनस लेमडा माइनस 6। एक स्टेप और बाकी है ना अपने पास, -1 -2 माइनस लेमडा, -1 -2 माइनस लेमडा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा। और यहाँ पे क्या था अपने पास, एक काम करते हैं, आइगन वेक्टर चाहिए ना, तो लेमडा इज इक्वल टू 5 पे चाहिए ना अपने को, तो यहाँ पे पुट करते हैं लेमडा इज इक्वल टू 5, समझिएगा जरा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, और ये किसके बराबर है, 0 0 0, इसके बराबर है ना। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू 5, समझिएगा जरा ध्यान से। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, फॉर लेमडा इक्वल टू 5 ना, इसके लिए आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल टू 5। अब लेमडा इक्वल टू 5 के लिए ये हो गया -7, 2 हो गया, -3 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, और 5 के लिए ये क्या हो जाएगा, -4 -6, -1 -2 और -5। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये 0 0 और क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब इसको क्या करें, अब ना एक काम करते हैं, इसको रो इक्सेलन फॉर्म में बदल लेते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसको ना हम रो इक्सेलन फॉर्म में बदल लेते हैं, रो इक्सेलन फॉर्म में बदल लेते हैं। इसको 0 कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, ताकि इक्वेशन अपना इजी इक्वेशन बन जाए। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे +14, तो -14 + 14, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, 0 जनरेट हो जाएगा। आइए ज़रा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, समझिएगा ज़रा, एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, चीज़ें एकदम क्लियर होते जाएगा आपको। यहाँ पे क्या हो गया, -7 2 और -3। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 और क्या 0 आ गया, समझिएगा जरा। अब यहाँ पे तो 0 आ गया ना अपने पास, इसमें किससे मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, 2 से, इसमें किससे, 7 से, 7 चौका 28 और 4, -28 + 4 कितना हो जाएगा, -24। ये क्या हो जाएगा, 7 6 42, ये 2 से, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 -42 क्या हो जाएगा, -48। ये बात क्लियर हुआ क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब क्या कर रहे हैं ना, इसके पास आ जाते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर रहे हैं, -2 + 2 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 -4, ये हो गया -8 हो गया, -10 -6, ये हो गया -16 हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसमें, और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, समझिएगा जरा ध्यान से, -7 2 -3 आ गया, 0 आ गया, -24 आ गया, -48 आ गया, ये 0 आ गया। ये कितना है अपने पास, 3 से मल्टीप्लाई किए 24, -24 माइनस +24 0 हो जाएगा, -48 माइनस +48 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर लिए है ना इसमें। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, एक एक बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये x1 हो गया, x2 हो गया, और क्या हो गया, x3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये हो गया 0 0 और क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब क्या करें, इक्वेशन जनरेट कर ले, इसको लेके चलते हैं अगले स्लाइड में, समझिएगा जरा। यहाँ पे क्या लिखें, -7 2 और -3 आया था ना, तो यहाँ पे लिखते हैं -7 2 और -3 आ गया। जरा ध्यान से समझते जाइएगा, यही आया था ना, -7 2 और क्या -3, -7 2 और -3, और क्या आया था अपने पास, -24 -48 0 -24 -48 0 0 0। यहाँ पे क्या था, तो ये था सर x1, ये आ गया x2, और ये क्या आ गया, x3 आ गया, और इस साइड यहाँ पे क्या मिला अपने को, 0 0 और क्या 0। ये सारी बातें क्लियर हुआ क्या? अब क्या करें, इक्वेशन यहाँ पे ये कंप्लीट रो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ,
ये कंप्लीट रो जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कन्वर्ट कर लिया है रो इक्सेलन फॉर्म में। ये कंप्लीट रो जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास नलिटी जो है ना ये 1 है। अपने पास नलिटी कितना है, बेसिकली 1 है। और जब नलिटी 1 है तो हम लोग कितना फ्री वेरिएबल लेंगे, तो एक फ्री वेरिएबल। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, कितना फ्री वेरिएबल होगा, एक फ्री वेरिएबल होगा ना। अब आइए जरा अगला कैलकुलेशन का हम लोग बात करते हैं, समझिएगा अगला कैलकुलेशन का क्या बात करते हैं, समझते जाइएगा जरा ध्यान से। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं ना, यहां पे अगला पॉइंट हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन इसका बना ले। ये हो गया -7x1 और क्या हो गया अपने पास, ये -7x1 अब प्लस 2x2 -3x3 बराबर 0। और क्या हो गया, माइनस का 24x2 अब माइनस का 48x3 बराबर 0। ये 0 इंटू x1 0 हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा। अब क्या करें ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फ्री वेरिएबल लेना है ना, तो x3 बराबर हमने c ले लिया। आज जैसे हमने x3 बराबर c ले लिया, यहाँ पे पुट करिए जरा, यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया माइनस का 24x2 माइनस 48 c इज इक्वल टू 0, माइनस 24x2 इज इक्वल टू 48c आ गया। यहाँ से क्या आ गया, x2 इक्वल टू माइनस का क्या आ गया 2c आ गया। तो यहाँ से अपने को पता लग गया x2 क्या आ गया, माइनस का 2c आ गया। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, x2 भी आ गया ना। अब क्या करते हैं ना, ये x1 x2 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x2 और x3 का, -7x1 प्लस 2 इंटू x2 कितना है, तो ये माइनस का 2c और -3x3 का वैल्यू कितना है c ना, बराबर 0 कर दिए। तो x1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, -7x1, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 7c बराबर 0। x1 बराबर क्या आ गया, -c आ गया। ये बात क्लियर हुआ क्या, तो यहाँ पे क्या लिख दें, x1 बराबर क्या, माइनस का c आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब बारी आता है किसका, आइगन वेक्टर लिखने का। अब बारी आता है किसका, आइगन वेक्टर लिखने का, समझिएगा जरा। अब अपने पास क्या बचा, आइगन वेक्टर लिखने का ना, तो यहाँ पे हम आइगन वेक्टर लिख रहे हैं, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस का c माइनस का 2c और c को कॉमन ले लेना, तो ये क्या आ गया अपने पास, c को कॉमन लिए तो माइनस का 1 माइनस का 2 और 1, ये आ गया अपना क्या, आइगन वेक्टर। इसको ये क्या आ गया, बेसिकली अपना आइगन वेक्टर। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। एक आइगन वेक्टर तो हमने निकाल लिया, एक आइगन वेक्टर निकाल लिया, -1 -2 और 1। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक बातें को, एक एक बातों को देखते जाइएगा। तो ये लेमडा इक्वल टू क्या, 5 पे हम लोग एक आइगन वेक्टर निकाल लिए। अब चर्चा करते हैं दूसरे आइगन वेक्टर के बारे में, समझिएगा जरा। अब हम लोग किस पे निकाले, लेमडा इक्वल टू किस पे, -3 पे ना आइगन वेक्टर निकालते हैं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब लेमडा इक्वल टू -3 पे अपने को आइगन वेक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहला काम क्या करें, जो वो इक्वेशन था उसमें सारे वैल्यू पुट करें ना। कहाँ गया भाई, तो -2 माइनस लेमडा 2 -3 यही वाला है ना। यहां पे लिखते हैं -2 माइनस लेमडा -2 और माइनस क्या 3, समझिएगा जरा। ये आ गया अपने पास, क्या आ गया, -2 माइनस लेमडा और क्या आ गया अपने पास ना, 2 ना आया, माइनस का 2 नहीं आएगा यहाँ पे आप लोग कर लीजिए सिंपल 2 कर लीजिए, और क्या माइनस का 3 हो गया, 2 1 माइनस लेमडा -6, यहाँ पे आ गया 2 1 माइनस लेमडा -6, क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया, 1 माइनस लेमडा आ गया, -6 आ गया, -1 -2 माइनस लेमडा, -1 -2
और माइनस क्या लेमडा। यही बातें है क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए जरा, लेमडा का वैल्यू क्या -3 डालने हैं ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं अभी। ये x1 आ गया, x2 आ गया और क्या आ गया x3 आ गया। समझिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ से एक बात तो अपने को पता लग गया, कौन सा बात पता लग गया, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अब लेमडा का वैल्यू क्या पुट करें, -3 पुट कर दें यहाँ पे। और जैसे -3 पुट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आइगन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -3 पुट किए ना तो ये 4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, -1 -2 और ये क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ गया x1, ये आ गया x2 और ये क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखें 0 0 और 0। जरा ध्यान से देखते जाइए, 1 2 -3 1 4 -6 -1 -2 और क्या आ गया 3 आ गया। अब एक काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, इसको रो इक्सेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, R2 - R1 कर लेते हैं और R3 + R1 कर लेते हैं, तो इससे रो इक्सेलन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये जरा ध्यान से देखिए, क्या करें 1 2 -3 1 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया और क्या 1 - 1 0 हो गया, 4 - 2 ये क्या आ गया 2 आ गया, -6 माइनस +3 माइनस का 3 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? दूसरा क्या आ जाएगा, ऐड कर दिए ना इसको तो 0 आ गया, ऐड कर दिए क्या आ गया 0 आ गया, ऐड कर दिए -3 + 3 क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ये x1 है, ये x2 है और ये क्या है x3 है। और यहाँ पे एक बात क्या मिला अपने को 0 0 और क्या 0। ये सारी बातें क्लियर है क्या? अब क्या करें, अब क्या करें समझिएगा जरा। अब ये 0 बनाना इसको पॉसिबल है क्या, ये सोचिए समझिए और बताइए। हम लोग कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना? यहाँ पे क्या है, अरे 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 यहाँ पे 2 है ना, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। इसको ज़रा चेक करिए, इसको ना थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चला जाएगा। इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 - 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किए 4 - 4 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो इसको भी 0 कर देते हैं, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किए -6 -6 माइनस +6 ये भी क्या हो गया 0 हो गया। ये बात क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 रो कंप्लीट 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि अपने पास जो नलिटी है ना वो 2 है। वो कितना है 2 है। और नलिटी 2 होने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास 2 फ्री वेरिएबल होगा। 2 फ्री वेरिएबल होगा, और 2 फ्री वेरिएबल होने का मतलब क्या हुआ कि 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट क्या लिखे यहाँ पे आइगन वेक्टर ना, आइगन वेक्टर। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिए। अब क्या करें, अब इक्वेशन जनरेट कर लें। अब क्या करें तो एक नॉर्मल सा इक्वेशन जनरेट कर लें, उसको सॉल्व कर लें। ये x1 आ गया और क्या आ गया x2 आ गया, 2x2 आ गया, -x3 आ गया। यहाँ पे लिखते हैं x1 + 2x2 अब -x3 बराबर क्या 0, यही ना? जरा ध्यान से देखिएगा, x1 + 2x2 और -x3 बराबर क्या 0। 2 फ्री वेरिएबल लेना है, क्या करें x3 को क्या लेते हैं जरा समझिएगा, x3 को k1 ले लें और x2 को भी कुछ ले लेते हैं, क्योंकि 2 फ्री वेरिएबल लेने हैं तो इसको k2 ले लेते हैं। समझिएगा जरा, अब k1 k2 ले लिए, अब निकालते हैं x1 का वैल्यू। x1 = x1 + 2, x2 का वैल्यू क्या है k2 ना, अब माइनस x3 का वैल्यू क्या है k3 = 0। ये इस साइड चला गया तो x1 बराबर क्या आ गया k3 - 2k2 ये आ गया। अब चाहिए आइगन वेक्टर ना, जरा ध्यान से समझिएगा, तो ये आ गया अपने पास, ये क्या आ गया अपने पास समझिएगा, x1 सबसे पहले k3 - 2k2
और क्या है, ये x1 हो गया, उसके बाद x2 ये है k2, उसके बाद x3 ये क्या है k1 ना। समझिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कौन सी बातें लिखे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, k2 को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे k1 k2 अपने पास है ना, क्या है अपने पास, तो यहाँ पे जरा समझिएगा, यहाँ पे क्या k3, यहाँ पे k3 हमने कब ले, यहाँ पे समझिएगा जरा थोड़ा सा, यहाँ पे k1 k2 ना, x1 k1 है और ये क्या है k2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये x1 हो गया और ये 2x2 और x3 का वैल्यू क्या है k1 ना, तो यहाँ पे k1 ही रहने दीजिए, ये मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे क्या आएगा k1 ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली k1। इसको जरा करेक्ट करिएगा, क्योंकि अपने पास x3 का वैल्यू क्या माने थे हम k1 ना, 3 फ्री वेरिएबल कैसे हो जाएगा, 2 नलिटी है, 2 ही फ्री वेरिएबल होगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आएगा k1 आएगा। अगला पॉइंट क्या लिखे, अब k1 को हमने कॉमन ले लिया, और जैसे k1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है अपने पास, k1 को जैसे कॉमन लिया तो ये बात समझिएगा जरा, इसके आगे क्या है अपने पास, इसके आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन हम लोग का, यहाँ पे -3 है ना, तो इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे -3x3 आएगा, इसको एक बार हटाते हैं, समझिएगा जरा, यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा अपने पास, इक्वेशन क्या आएगा x1 + 2x2 - 3x3 = 0, तो ये अब करेक्ट हो गया, x1 + 2x2 - 3x3 = 0, x3 दो फ्री वेरिएबल होगा, इसको हमने k1 मान लिया, इसको k2 मान लिया। अब निकालते हैं किसका, x1 का वैल्यू, x1 + 2k2, k2 का वैल्यू कितना है 2x2 ना, इसका वैल्यू k2 है, अब -3, x1 का वैल्यू क्या है k1 = 0, x1 कितना आ गया, ये आ गया 3k1, अब -2k2 ये आ गया। अब आइए जरा आइगन वेक्टर लिख लेना, ये कितना x1 सबसे पहले लिखना पड़ेगा 3k1 - 2k2, ये बिल्कुल ठीक है, x2 कितना है k2 है, x3 कितना है k1 है, समझिएगा जरा, इसको अरेंज करके लिखे, k1 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, k1 तो इसमें है नहीं सेकेंड रो में, तो 0 आ जाएगा, k1 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं ना, k2 को कॉमन लेते हैं, और जैसे k2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और k2 तो इसमें है नहीं, और जब ये थर्ड रो में नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास ये एक वेक्टर मिला और ये एक वेक्टर मिला, टोटल कितने आइगन वेक्टर हो गए, 3 आइगन वेक्टर हो गए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो न्यू मॉडल मैट्रिक्स जनरेट करेंगे, चलिए जरा करते जाइए सभी कोई। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी आइगन वेक्टर हैं ना, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, न्यू मॉडल मैट्रिक्स एक जनरेट करेंगे। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स जनरेट कर लें, इसका नाम दे देते हैं B, और B में जो आइगन वेक्टर अपने पास क्या क्या आया है बताते जाइए जरा। पहला क्या आया था, पहला आइगन वेक्टर अपने पास क्या है x1, ये आ गया था अपने पास -1 -2 और 1, तो यहाँ पे पुट करते हैं -1 -2 और 1। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, -1 -2 और 1। दूसरा आइगन वेक्टर में यहाँ पे क्या आया था अपने पास 3 0 1, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या 3 0 और 1। तीसरा आइगन वेक्टर अपने पास क्या आया है -2 1 0 ना, तो यहाँ पे आइगन वेक्टर क्या है -2 1 और 0, तो यहाँ पे क्या आ गया -2 1 और क्या 0। तो ये हम लोग क्या जनरेट कर लिए बेसिकली, न्यू मॉडल मैट्रिक्स, न्यू मॉडल मैट्रिक्स। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करें, अब क्या करें हम लोग, इसका इन्वर्स निकाल ले, और जैसे इन्वर्स निकल जाएगा फिर हम लोग क्या निकाल ले, डायगोनल मैट्रिक्स ना, तो ये B है तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्या सीखे थे हम लोग, B इनवर्स A इंटू बी ना, B इनवर्स A इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या।
अब हम क्या करें, सबसे पहले इसको तो रोकते हैं हम लोग, इसको क्या करें यहाँ पे सर एक काम करते हैं, बी इनवर्स निकालते हैं। बी इनवर्स क्या होगा, तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, अपने को कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना होगा। सबसे पहले माइनर निकालना होगा, फिर माइनर का, फिर सबसे पहला काम क्या करिए, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले माइनर निकालना होगा, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना होगा, अब फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। करिए जरा, करके बताइए, तब तक हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। चलिए जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम निकालते हैं, आप लोग करिए और करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। ये जाएगा 0 और ये आ गया -1, माइनस माइनस +1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखते हैं -3, ये गया, ये 0 हो जाएगा, और ये -1, ये आ गया +3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गया, ये आ गया -2, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, -2, ये +4 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, टोटल सॉल्व करने पे 8 आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, अपने पास 8 आ रहा है ना। आप लोग क्या करिए, इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी बताइए जरा। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालिएगा, सबसे पहले माइनर निकालिए, माइनर निकालने के बाद क्या करिए, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालिए, और क्या निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए उसका। चलिए जरा, यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? क्या यहाँ पे -1 आ रहा है ना, और क्या 2 और 3 ना, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। -1 क्या आ रहा है अपने पास, -1, इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो ये जाएगा, ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ये हो गया अपने पास, ये गया ना, 3 का निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये गया और ये गया, फिर क्या बचेगा अपने पास, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जरा सबसे पहले माइनर निकाल के कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, -1 -2 माइनस क्या +3 निकालिए और बताते जाइए जरा, निकालिए और बताते जाइए जरा। अगला क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या लिखे, 1 2 5 लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, 1 2 5 लिखे, जरा ध्यान से देखिएगा और बताते जाइए। यहाँ पे क्या -2 4 और 5, -2 और यहाँ पे क्या लिख दिए बेसिकली 4, और यहाँ पे क्या 5 आएगा कि 6 आएगा, बताइए जरा। अब मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर आप कैसे लिखते जा रहे हो, सर आप कैसे लिखते जा रहे हो, तो हम मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है ना कि ऐसे चल रहे हैं, लिख रहे हैं ऐसे, ये एडजॉइंट होता है। जरा ध्यान से देखिए, इसको एज इट इज कॉपी कर दिए, -1 3 हो गया, -2 हो गया, हम ट्रिक लगा रहे हैं, बट आप लोग एग्जाम में ट्रिक मत लगाइएगा। आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, माइनर निकालिएगा, उसके बाद कोफैक्टर निकालिएगा, उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, उसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट बोलेंगे। माइनर निकालना है, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइंट बोलेंगे। तो इसको एज इट इज छाप देते हैं, -2 0 और 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। अगला 2 को छाप दीजिए, ये क्लास में बड़ी बार बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। अब फिर ऊपर वाला 2 को छाप दीजिए, ये -1 3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे क्या -2 0 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया। इसको और इसको हटा दीजिए, इधर से चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे हॉरिजेंटल चलिए, वर्टिकल लिखिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या -1 आ गया, तो वही -1 ऐसे लिखे, हॉरिजेंटल चल रहे हैं, वर्टिकल लिख रहे हैं, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब ये -2 हो गया और ये 0, तो ये -2 हो गया। अब ऐसे हम चल रहे हैं, समझिएगा जरा, ऐसे चल रहे हैं, अब वर्टिकल लिख रहे हैं, फिर ऐसे हम चल रहे हैं और लिख कैसे रहे हैं, वर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, तो -2, ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया, +2 हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 4 हो गया। तो हम क्या किए, इसको कॉपी किए, अब फिर आगे का जो 2 गो कॉलम है ना, इसको पीछे कॉपी कर दिया, फिर ऊपर का ये जो 2 गो रो है ना, नीचे कॉपी कर दिए, पहला रो और पहला कॉलम को रिमूव कर दिए। हॉरिजेंटल चल रहे हैं, वर्टिकल लिख रहे हैं, हॉरिजेंटल चल रहे हैं, वर्टिकल लिख रहे हैं। यहाँ भी क्या करें, वहीं भी हॉरिजेंटल चले, वर्टिकल लिखे, हॉरिजेंटल चले, वर्टिकल लिखे, ये क्या आ गया 3 5 और 6। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो ऐसे हमने एडजॉइंट निकाल लिया। लेकिन हाँ, आप लोग क्या करिएगा ना, सबसे पहले सारा एलिमेंट का माइनर निकालिएगा।
क्या निकालिएगा माइनर में, A11 का M11, M12, M13 और सारा का माइनर निकालने के बाद आप क्या करिएगा, सबका कोफैक्टर निकालिएगा। अब माइनर और कोफैक्टर जैसे आपको मिल जाए उसका ट्रांसपोज करिएगा। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो रो को कॉलम बना देते हैं। क्या कर देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। अब ट्रांसपोज कर दिए तो क्या आ जाएगा अपने पास, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिए, क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। आइए जरा अब निकालते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट कितना ये आया है ना, इसको हम किससे डिवाइड करें, डिटर्मिनेंट से, तो ये हो गया 1/8 और यहाँ पे क्या आ गया -1, 1 और -2, -2, 2 और 4, 3, 5 और 6। ये सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आ गया ना अपने पास। अब क्या करें, अब अपने को निकालने हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आइए जरा डायगोनल मैट्रिक्स पे डायगोनलाइज करने हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं लेट डी इज डायगोनल मैट्रिक्स। डी को हमने क्या बना दिया, एक नया मैट्रिक्स हम जनरेट कर रहे हैं, क्या, डायगोनल मैट्रिक्स डी। ये क्या होगा, बी इनवर्स ए इंटू बी। अपने को बी इनवर्स भी पता है, ए भी पता है और क्या, बी भी पता है। जरा ध्यान से देखिएगा, तब हम लोग निकाले ना डी। बी इनवर्स क्या है, आइए जरा, बी इनवर्स क्या है, 1/8, ये -1, 1 और -2 यहाँ पे लिखते हैं। 1/8 ना, यहाँ पे क्या आया था, -1, 1 और -2 था। अगला क्या कॉलम क्या था अपने पास, -2, 2 और 4, -2, 2 और क्या 4। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अगला क्या था अपने पास, 3, 5 और 6। जरा ध्यान से देखते जाइए, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। ये हमने लिख दिया क्या, बी इनवर्स 3, 5, 6, -2, 2 और 4, बिल्कुल ठीक है। ए क्या था, आइए जरा ए के पास आते हैं। ए के पास आते हैं, ए क्या था ओरिजिनल ना, -2, 2 और -3। ए क्या था अपने पास, -2, 2 और -3। ये हो गया ना, जरा ध्यान से देखिएगा। और क्या था अपने पास, 2, 1, -6। -1, -2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 ना, ये हो गया। अब बी अपना क्या है, जो कि हम लोग न्यू मॉडल मैट्रिक्स बनाए थे। जरा ध्यान से देखिएगा, बी हम लोग न्यू मॉडल मैट्रिक्स जो जनरेट किए थे, ये क्या है अपने पास, -1, 3 और -2, -1, 3 और -2, बिल्कुल करेक्ट हम लिख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, -2, 0 और 1 और क्या था, 1, 1, 0। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई कर लेना। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, अब क्या करते जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएं। अब यहाँ पे क्या करते जाएं, बेसिकली मल्टीप्लाई करते जाएं। जरा समझते जाइएगा एक एक बात को। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डी इज इक्वल टू, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते हैं, -1, -2 और 3, 1, 2 और 5, -2, 4 और क्या 6। यहाँ पे आ गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। -2 क्या करें, इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें। ये आ गया माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो गया। और यहाँ पे -4 हो गया और -3 हो गया। तो 2 -4 और -3, -7 +2 क्या आ जाएगा अपने पास, जरा ध्यान से देखिए और बताइएगा। यहाँ पे -5 आ गया ना, डायरेक्ट लिखते जाए क्या, -5। अब इससे इस कॉलम से इस रो में मल्टीप्लाई करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इस कॉलम से इस रो में, तो ये -6, 0 और क्या -3, तो -6 और -3 क्या हो जाएगा अपने पास, ऐसे मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9। क्या हम सही लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए और बताते जाइए। अगला इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थर्ड, इस फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में,
तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस हो गया, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है बताइए जरा, सोच समझ के बताइए जरा, ये कितना आ रहा है अपने पास 6 ना। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अगला मल्टीप्लाई करिए, बताइए फर्स्ट रो का तो काम हमने कर दिया, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड रो से इसके फर्स्ट कॉलम में, फिर इसके सेकेंड कॉलम में, फिर इसके थर्ड कॉलम में। बताइए जरा सभी कोई क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है अपने पास, ये आ गया -10 और इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 हो गया, 0 हो गया, -6 हो गया। ये -3 आ रहा है क्या, जरा सोचो समझो बताओ जरा, 3 -3 आ रहा है कि 0 आ रहा है, ये इससे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये 3 दूना 6 आ गया, ये 0 आ गया, अरे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इससे इसमें जरा मल्टीप्लाई करिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये क्या आ गया, -3 आ गया, हाँ -3 ही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करें, इसको पकड़े, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना आ रहा है बताइए जरा, ये क्या आ गया 5 आ गया ना, यहाँ पे 5 आ गया और सेकेंड में -3 आ गया ना, और इसमें ये तो हो गया अपने पास माइनस प्लस, ये 0 हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, 5 -3 और क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 10 -10 0 और -3, जरा सभी कोई मैच करते जाइएगा अपने से, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आंसर पूरा गलत हो जाएगा फिर। -5 -9 और 6, -5 -9 और क्या 6। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करें, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझिएगा जरा, डी समझिएगा जरा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें, अब क्या करें, तब इनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाए ना इसको, इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, d = 1/8 ना, और मल्टीप्लाई करते हैं जरा, ये क्या हो गया अपने पास -5, इस रो से इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, और फिर क्या इस कॉलम में, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये हो गया 5, ये 5 हो जाएगा, अब प्लस 20 हो जाएगा, अब प्लस 15 हो जाएगा। क्या हम सही लिख रहे हैं क्या, 5 + 20 + 15, ये कितना आ रहा है अपने पास, दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं 9 और ये तो 0 हो गया, और फिर -9, 9 + 0 और -9, क्या हम सही लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -6 +6 और 3 × 0, क्या आ गया 0। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, सभी कोई कैलकुलेशन मिलाते जाइएगा, -6 + 6 0, इससे तो कर लिया मल्टीप्लाई। अब इसको पकड़ते हैं, इससे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, क्या आ रहा है, ये आ गया अपने पास -5 -20 और ये +25, क्या सही लिखे हैं क्या, -5 -20 +25, ये कितना आ रहा है 9 + 0 और -15, जरा ध्यान से देखिए, इससे इसमें ये 9 आ गया, 0 आ गया और -15 आ गया। अगला बताइए जरा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 आ गया, -6 आ गया, 0 आ गया, क्या सही लिख रहे हैं क्या, जरा ध्यान से देखिए, 6 -6 + 0। अगला एक स्टेप और है ना, इससे मल्टीप्लाई करें क्या, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में, ये कितना आ रहा है, ये आ गया 10 -40, 5 दूना 10, ये -40, 6 × 25 +30। अगला क्या आ रहा है बताइए जरा, ये -18 + 0 + 18 ना, -18 0 और 6 × 18, -18, ये 6 और ये -3 है ना, तो -18 ही होगा ना, जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस +18, हाँ यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करें ना, इससे इसमें मल्टीप्लाई, -18 0 18, इससे इसमें मल्टीप्लाई, ये -12
ये हो जाएगा माइनस का 12 जीरो, माइनस का 12 जीरो ना, माइनस का 12 और क्या जीरो। देखिए जरा यहाँ तक कैलकुलेशन सभी को क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक कैलकुलेशन सभी को क्लियर हुआ क्या? ये क्या आ गया, d इज इक्वल टू 1/8 और यहाँ पे क्या आ रहा है समझिएगा जरा, d इज इक्वल टू 1/8 और इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, ऐड करने पे कितना आ रहा है 40, ये ऐड करने पे 0 और ये ऐड करने पे 0, ये भी आ गया समझिएगा, ये तो 0 आ गया ना, ये कितना आ रहा है, ये 9 और माइनस का 15 है ना, ऐड करिए और बताइए जरा यहाँ पे क्या है, इसको जरा चेक करते हैं। इससे ये वाला है ना 9 हो गया और माइनस का 9 माइनस का 15 माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे, ये आ गया माइनस का अपने पास क्या 24 ना, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, माइनस का क्या 24। अब इससे डिवाइड कर देना तो d बराबर ये 1/8 से सारा इसका सारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया अपने पास 5 0 0, ये क्या आ गया अपने पास जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे b हम लोग लिख रहे थे ना, ये तो b इनवर्स हो गया भाई साहब, अरे अरे उड़ गया क्या, कहाँ गया, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग b निकाल लिए थे, b इनवर्स निकाल लिए थे, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहाँ पे है तो नहीं ना, नहीं यहाँ पे नहीं है, देखिए जरा फिर से इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए थे बेसिकली b इनवर्स निकाल लिए थे ना, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग b इनवर्स निकाल लिए थे, हाँ आ गया यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ गया अपने पास क्या, यहाँ पे आ गया, हम लोग इसको कर रहे थे, समझिएगा जरा ध्यान से, ये आ गया 5 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 0 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये 0 आ गया, ये 8 3 का 24 माइनस का 3 0 0 आ गया, 0 आ गया और क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, तो ये क्या आ गया अपने पास, दिस इज डायगोनल फॉर्म, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे इसको क्या हम लोग, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे बेसिकली हम लोग, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ये जरा ध्यान से देखिएगा, अपने पास आइगन वैल्यू क्या आया था 5 -3 तो डायगोनल में वही है, और जब ये आ गया डैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। सो मिलते हैं बबुआ अगले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसका, तो रैंक का, जो कि नॉर्मल फॉर्म में होगा, रो एक्सेलन फॉर्म में होगा, और अगला जो क्वेश्चन होगा हम लोग का, अगला जो क्वेश्चन होगा ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का, जरा ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी कैसे पहचानते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, तो आप प्रॉपर ये सारे क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व करिएगा, जब तब तक सॉल्व करिएगा जब तक माइंड में सारा कुछ क्लियर न हो जाए। एंड मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।